हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं यूके बोर्ड के, ठीक है, तो उनके लिए केमिस्ट्री 2024-25 का जो सैम्पल पेपर है वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने इसका ए पार्ट कंप्लीट कर दिया है, आज इसका बी पार्ट है। ठीक है, तो ए पार्ट आप लोग जाके देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इससे पहले मैंने फिजिक्स के जो है फर्स्ट पेपर सॉल्व करवा दिया, जिसके अंदर ए और बी, उसके अंदर भी 2 पार्ट थे, तो दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2 सैम्पल पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एक सैम्पल पेपर इनका आपका रह जाएगा, वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा, और 2 मैथ्स के रह जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका रह जाएगा। बाकी मैंने प्रीवियस 5 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट बुक तक के कंप्लीट करा रखे हैं, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। मैथ्स के 3-4 चैप्टर करवा रखे हैं। ठीक है, सेकंड बुक के मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ये केमिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये केमिस्ट्री का जो बी पार्ट जैसे आज ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिजिक्स के जो है प्रीवियस ईयर के जो 1 शॉट वीडियोज़ है सेकेंड बुक के, वो बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और यह है कि आप लोगों को ये पेपर ज़रूर करने हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और पास होना है, तो क्योंकि ये पेपर खुद ही यूके बोर्ड ने जो है सेट कर रहे हैं, और उन्होंने ही ये सेंड किए हैं आप लोगों को, तो ताकि आप इन पेपर्स की प्रैक्टिस करो और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिल सकते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जो भी आपने टारगेट सेट कर रखा है वो आप आसानी से अचीव कर लोगे। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, तो ये है कि जो टारगेट है वो आपका, जितना भी आपने टारगेट सेट कर रखा है वो आप फिर उसको आपको दिक्कत होगी उसको अचीव करने में। ठीक है, तो ये है। बाकी आप लोग इनको सॉल्व ज़रूर करना। ठीक, और देखते हैं। और ऐसा मत समझना कि जो केमिस्ट्री वो सिंपल है। बहुत से बच्चे क्या है इसको सिंपल लेके चलते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी फर्स्ट बुक तो सिंपल है, मगर सेकंड बुक जो है वहाँ पे आपको बहुत डीप इसको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनिक है वो बहुत डीप है। डीप पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। रिएक्शंस हैं, थ्योरी है, रीज़न, जो क्वेश्चंस हैं उनके रीज़न। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो देखते हैं इसको आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 16 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो ये वीडियो जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। पेपर भले आपको ये हिंदी में दिख रहा है, मगर मैं इसको इंग्लिश में भी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैं ये है इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये पेपर है, क्योंकि ये इसमें इंग्लिश में आपका ये पेपर नहीं आया है। तो देखते हैं। जैसा पहला है कि यहाँ तक 16 तक मैंने करवा दिए थे ए पार्ट की जो वीडियो थी हमारी, उसमें आज 17 से आप स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। तो डीडीटी और बीएससी बनाने की रासायनिक विधि, यानी जो डीडीटी होता है आपका और बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, इन दोनों को बनाने के जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वाली रिएक्शन लिखनी है आपको दोनों की। तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका डीडीटी। ठीक है, तो किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे हम 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं। तो ये हमने 2 क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिए ऐसे, है ना, यहाँ पे Cl जोड़ दिया। ऐसी एक ये लिया हमने, यहाँ पे भी हमने Cl जोड़ दिया, और ये जो बेंजीन का H है उसको हमने यहाँ से निकाल के ऐसा अलग से बना दिया। उसके साथ हमने रिएक्शन कराई किसकी? क्लोरल की। ठीक है, क्लोरल मतलब C++OH और यहाँ पे CCl3। ठीक है, तो इसको क्लोरल बोलते हैं। इसके साथ हमने रिएक्शन कराई, तो जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 H जो हमने अलग से लिए हैं और ये क्लोरल का जो O है इसको हम अलग कर देंगे, यानी वाटर आपका निकल जाएगा H2O, और जो बाकी बचा हुआ है वो इन दोनों से जाके जुड़ जाएगा। तो देखो ये जो CHCl3 है वो यहाँ पे आपके इसके साथ जुड़ गया, दोनों बेंजीन रिंग के साथ, और H2O आपका यहाँ पे अलग हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका DDT फॉर्म होता है। ठीक, और जो BHC है आपका वो किस तरीके से बनाते हैं, जो आपका बेंजीन होता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन 3Cl2 से रिएक्शन कराते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने 6 Cl हो जाएंगे ना, 6 Cl। ये जो 6 Cl होते हैं वो 6 की 6 पोजीशन जो होती है बेंजीन की वहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, और BHC आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपका फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बन जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, यानी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं। दोनों के आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये चैप्टर क्या है, ये अगर आपको सबसे पहले पढ़ना है तो यही चैप्टर अब आप पढ़ना, ठीक है, सेकंड बुक का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। केवल आपको लिखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा इससे बनेंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, और इसके जितने भी नंबर, मतलब ये 10 से 12 नंबर यहाँ से आपको दे सकता है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला आएगा आवश्यक अमीनो अम्ल, और एक है अनावश्यक अमीनो अम्ल, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, केवल थ्योरी आपको लिखनी है इसमें। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता, उन्हें भोजन से लेना होता है, जैसे वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन। और ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें शरीर बना सकता है, ठीक है, तो एलानिन, ग्लूसेन। तो ये क्या है, यानी जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी जो है उसको एमिनो एसिड चाहिए होते हैं, यानी एमिनो अम्ल चाहिए होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये एमिनो एसिड जो होते हैं, एक तो होते हैं जो शरीर आपका खुद बना देता है, बॉडी आपकी खुद ही बना लेती है, और एक एमिनो एसिड होते हैं जो बॉडी नहीं बना पाती। तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारा जो फूड होता है, खाना होता है, उससे मिलता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती और जिन्हें हमें फूड से मिल जाते हैं, वो होते हैं एसेंशियल, यानी आवश्यक अमीनो। और जो हमें खुद ही हमारी बॉडी बना लेती, वो होते थे अनावश्यक अमीनो, यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इनके एग्जांपल आपको याद रखने, दोनों के, आवश्यक और अनावश्यक वाले हैं, ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये आपको यहाँ पे एसेंशियल वाले हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जिन्हें हम फूड से गेन करते हैं, ठीक है, वैलिन, लूसीन, आर्जिनिन, ठीक है। और नॉन एसेंशियल कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, ठीक है, ग्लूसेन, एलानिन, ठीक है। तो ये आपके एसेंशियल, नॉन एसेंशियल वाले हो गए। अगला क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, ठीक है, और आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से मिल जाए। एमिनो अम्लों के उभयधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक यानी जो एमिनो एसिड होते हैं उनके अंदर एम्फोटेरिक नेचर किस तरीके से आता है, या कैसे वो एम्फोटेरिक की तरह काम करते हैं, वो आपको समझाना है, ठीक है। यानी उभयधर्मी प्रकृति को समझाना है, किसका, एमिनो अम्ल की। तो देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है, तो क्या, जो ज्यूटर आयन के नाम से भी आता है, किसके, ज्यूटर आयन के नाम से। तो ये जरूर याद रखना इसको, और इसको अच्छे से पढ़ के जाना। देखो एमिनो एसिड अगर आप फॉर्मूला देखो, तो ये एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये COOH है, तो ये क्या, एक एसिड है, क्या है, एसिड होता है, वीक एसिड। और ये क्या, एक है ना, ये एक एमीन ग्रुप है। तो ये होता है आपका बेसिक, कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ आ रहे हैं ना, एसिड भी आ रहा है, बेसिक नेचर भी आ रहा है। तो एम्फोटेरिक किन्हें बोलते हैं हम, उभयधर्मी किसे बोलते हैं, जो दोनों की तरह काम करते हैं, यानी एसिड और बेस की तरह जो काम करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, यानी उभयधर्मी बोलते हैं। तो ये जो आपका एमिनो एसिड है, इसमें दोनों ग्रुप हैं, एसिड और बेस। तो इसलिए ये क्या करता है, एम्फोटेरिक नेचर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ से अपना H डोनेट करता है, और वो H कौन एक्सेप्ट करता है, आपका NH2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखो, तो ये यहाँ से ये H हटेगा, और ये H कहाँ जाएगा, यहाँ NH2 के साथ जुड़ जाएगा, देखो NH3 बन गया, और CH R और COO माइनस। तो ये जो बनता है ना, इसी को हम ज्यूटर आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो एमिनो एसिड होता है वो किसकी तरह, एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एम्फोटेरिक नेचर होता है। ज्यूटर आयन संरचना के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। यानी जो ज्यूटर आयन जो इसके अंदर बनता है, उसी के कारण ये क्या है,
एम्फोटेरिक नेचर जो होता है वो शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है। इन एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, एमिनो ग्रुप बेसिक इज प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन COOH डोनेट H+ आयन एंड NH2 एक्सेप्ट एंड फॉर्म ज्यूटर आयन। तो यानी ये H अपना इसको डोनेट करेगा और ये क्या बनाएगा, एक ज्यूटर आयन बनाएगा। और जो ज्यूटर आयन होता है, ठीक है, ये ही क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह काम करता है। किसकी तरह, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह। ठीक है। अगला जो है एसीटोन से क्लोरीटोन और एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी 3 नंबर की है। तब मैं वो बोल रहा था इनकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई सी भी रिएक्शन आपके एग्जाम में आ सकती है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है मगर ये आपके एग्जाम में आई है, देखो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जो पहली रिएक्शन आपकी की एसीटोन, तो एसीटोन ले लिया हमने। एसीटोन मतलब एक कीटोन ग्रुप होगा इसके अंदर, है ना, RCOR इस तरीके से है। ठीक है, तो ये R यानी CH3, ये CH3 और बीच में क्या है आपका C++O, है ना। तो इस तरीके से हमने एक कीटोन लिया और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरोफॉर्म से। किससे, क्लोरोफॉर्म से, जो CHCl3 होगा आपका। ठीक है, तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करने जाएगा तो क्या होगा, देखो ये जो CHCl3 है ना, इसमें है क्या, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन और एक 3 क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका कीटोन ग्रुप है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और जो Cl3 यहाँ Cl3 जुड़ जाएगा और ये जो O है इसके H के साथ मिल जाएगा, तो OH। तो इस तरीके से आपका क्लोरीटोन बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका पहला जो रिएक्शन है एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है ना। ये Cl3 यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा आपका। अगला है एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो जो एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड में कैसे जाएंगे हम, तो जो आप एसिटिलीन मतलब CH++CH इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से और आपको यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रखनी है 40%। कितनी, 40%। ठीक, और 1% आपको यहाँ पे HgSO4 रखना है। तो जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और जब एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा और अब इसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, CH3, ये H यहाँ, ये आपका H है ना, तो ये O इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। क्या बनेगा, CHO। तो इस तरीके से आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट होगा, तो ये याद रखना। यानी ये H ये O यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो CHO बन जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन के संबंध में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। यानी आपको एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी होती है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कीटोन को देखो, चाहे आपने कीटोन देखा होगा C++O, है ना, इस तरीके से R R ऐसे लिख सकते हैं। या आपने एल्डिहाइड देखा होगा C++OH इस तरीके से लिखा जाता है एल्डिहाइड को, तो ये पूरा एल्डिहाइड होता है आपका, है ना। अब इन दोनों ग्रुप को अगर आप देखो, दोनों अगर आप फंक्शनल ग्रुप को देखो तो दोनों में क्या दिख रहा है आपका C++O। तो इनके अंदर ये C++O जो है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल समूह है या कार्बोनिल ग्रुप जिसको हम बोलेंगे, ये क्या करता है, यही आपका मेन रीजन होता है किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। क्यों, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने खींचता है इस पर, तो जिससे क्या होता है, कार्बन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है और ये सिंगल इस तरीके से बन जाता है। ठीक है,
यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है एक पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। पोलर मतलब उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी आएगा, तो उसको चाहिए होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? कार्बन के साथ अटैक करेगा, है ना, और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसको देखो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें पोलर यानी पोल उत्पन्न हो जाते हैं, प्लस माइनस। तो ये जो नेगेटिव वाला है उस प्लस वाले के साथ आपका जुड़ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखनी है आपको। यानी जो आपकी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमाइन होते हैं, है ना, 1 डिग्री एमाइन, तो उनकी रिएक्शन लिखनी है नाइट्रस एसिड से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका एलिफैटिक है ना। एलिफैटिक मतलब एक सिंगल वे में, ठीक है, और एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग आ जाएगा। तो ये दोनों ही 1 डिग्री क्या हैं आपके एमाइन है। तो पहले अगर हम देखें बेंजीन वाला, तो ये क्या होता है, जब ये HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है और इतना अगर आप टेम्परेचर रखो तो ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? जो बेंजीन के ऊपर जो N होता है ना, तो इसमें प्लस एक माइनस Cl, ठीक है, सॉरी माइनस यहाँ पे। तो ये आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे ही हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है जब आप एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन HNO2 और HCl की प्रेजेंस में कराओगे तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और जब आप इसी की एलिफैटिक 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो R, यहाँ पे बेंजीन था तो यहाँ पे बेंजीन आ गया, यहाँ पे R है, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप आ गया आपका, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, R बेंजीन की जगह क्या आ जाएगा? वो आपका R आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब सेम रहेगा, N2Cl माइनस। अब जब आप इसकी H2O से रिएक्शन कराओगे तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये R आपका रहेगा और यहाँ से H2O जो है उससे OH आपका आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये ROH बन जाएगा। ठीक है, और ये H और ये Cl HCl बन जाएगा। ठीक है, और N2 आपका अलग हो जाएगा, N2 गैस, इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से चाहे आप एरोमेटिक लो, चाहे आप क्या करो, एरोमेटिक लो, चाहे एलिफैटिक लो। ठीक है, पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही बनेगा यहाँ पे, और इसमें जो बना वो एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड बना, है ना। R को क्या बोलेंगे हम? एल्काइल। जैसे इसको मैंने बोला बेंजीन, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो वैसे इसको बोलेंगे हम एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए, यानी आपको ये कन्वर्ट करना है 3 मेथाइल एथिलीन को 3 नाइट्रोटाउलिन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेकंड जो है एनिलीन से आपको 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाना है। ठीक, ये तो शायद आपका हाफिली में भी आया था। एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो ठीक है, देखते हैं तीनों रिएक्शन। तो यहाँ पे जो पहली रिएक्शन था आपका 3 मेथाइल एनिलीन से आपको 3 नाइट्रोटाउलिन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 HbF4 से, और टेम्परेचर रखेंगे 273 से 278 केल्विन। तो यहाँ पे जो आपका NH2 है, पहले यहाँ पे क्या बनेगा आपका N डबल बॉन्ड NBF4, है ना। ये जो BF4 है वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaNO2, है ना, या Cu के साथ। तो यहाँ पे क्या है आपका NO2 कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास कि हमें एनिलीन से 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमारा एनिलीन ग्रुप है बेंजीन के ऊपर NH2, इससे हमें ये बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी Br3 से रिएक्शन करेंगे, तो तीनों पोजीशन जो है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका Br जुड़ जाएगा। अब जब Br जुड़ गया तो यहाँ से NH2 को हटाना है। तो NH2 को किस तरीके से हटाएंगे, तो इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl है ना, डाई एजो क्लोराइड यहाँ पे आपका बन जाएगा। और बेंजीन तो है ही, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका यहाँ पे बना। अब इस N2Cl को कैसे हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से, CH3CH2OH या CH3PO2 या Cu+ से। तो ये यहाँ से आपका हट जाएगा और यहाँ पे आपका 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। अगला है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ये तो सिंपल है आपका, सैंडमेयर रिएक्शन जो थी आपकी, पहले एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे ये याद रखना Cu2Cl2, ये कंपाउंड जरूर याद रखना, ठीक है, इससे ही ये आपका क्या होगा, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होगा। बाकी ये N2, यहाँ पे N2 और HCl आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदर्श और अनादर्श विलयनों से आप क्या समझते हो। आदर्श मतलब आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे आप क्या समझते हो, यानी इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है और प्रत्येक का आपको एग्जाम्पल भी देना है, यानी आपको उनका एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इन दोनों में आपका जो डिफरेंस यही है कि सबसे पहले जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी आदर्श, हिंदी में मैं इसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, जो अनलाइक जो इंट्रैक्शन होता है बीच में, जो इंट्रैक्शन मतलब अन्योन्य क्रिया, अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर एज बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब मान लो हमारे पास A और B दो सॉल्यूशन है ना, तो A के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा, B के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा, और A के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा, वो सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सेम ऑर्डर के होते हैं, है ना। जब A से रिएक्शन कर रहा होगा, B से रिएक्शन कर रहा होगा, A B से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या होते हैं, सेम ऑर्डर पे होते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। नॉन आइडियल में क्या होंगे, ये इंट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। अनलाइक जैसे A और B के बीच में अलग होगा, और A और A के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है A और B, ठीक है, तो जब आप इसका आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे तो यहाँ पे जो A और A के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा, यानी इनकी क्रियाएँ हो रही होगी, अन्योन्य क्रियाएँ, इंट्रैक्शन का मतलब रिएक्शन जो हो रही होगी, और B के बीच में जो रिएक्शन हो रही होगी वो किसके बराबर होगा, A और B के रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, जबकि इसमें अनलाइक वालों के बीच में डिफरेंट होता है, दोज बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, और लाइक वालों से अलग होता है अनलाइक वालों में। अगला, इसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। जब यानी A और B को आप मिला लेते हो, दो विलियन है आपके पास, दो सॉल्यूशन, आपने इनको मिलाया और इनसे जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें वॉल्यूम में चेंज क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका वॉल्यूम में चेंज आता है, किस वाले में, नॉन आइडियल वाले में। ठीक है, अगला वाला है नो चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता आपका, यहाँ पे डेल्टा V नहीं होगा, डेल्टा H होगा। ठीक है, डेल्टा H जो मिक्सिंग होगी वो आपकी जीरो होगी, यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग जीरो नहीं होती आपकी, यहाँ पे चेंज हो जाती है एंथैल्पी में। यानी A और B जो आपके पास थे दो सॉल्यूशन, ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे ना, उसके बाद जो एंथैल्पी होगी और जो पहले एंथैल्पी होती है वो दोनों अलग अलग होगी, मगर इसमें सेम होती है। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी। और आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस हो करते हैं, यानी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय, आइडियल सॉल्यूशन वो लिक्विड फॉर्म करते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटीज़ की होते हैं। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय लिक्विड विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट और सेम एंड हैव डिफरेंट पोलैरिटीज, यानी जिनकी डिफरेंट पोलैरिटी यानी ध्रुवता होती है, और जिनका स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो आपके क्या दिखाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करवा रहा हूँ,
यहाँ पे मैं अभी आपको डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब डीपली पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ठीक है। तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और नॉन आइडियल का क्या है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो नॉन आइडियल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे नॉन आइडियल लिख देना। तो ये इनके एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि C4H10O के अणुसूत्र के 3 समावयवियों की संरचना सूत्र तथा आईपीएसी नेम लिखने हैं आपको उनके, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। और देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको पढ़ के भी नहीं जाते कि इनके समावयवी आइसोमर्स पढ़ के भी आपको जाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका। तो ये है आपका C4H10O। इसके यहाँ पे 4 आइसोमर्स बनेंगे, यानी 4 समावयवी बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 समावयवी बनेंगे। एक तो हम इसको सीधी चेन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समावयवी पता है ना, जिनका फॉर्मूला सेम होता है मगर स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। देखो चारों के क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग मतलब संरचना अलग अलग है, जबकि है सब में 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर आप इसे सीधी चेन की फॉर्म में लिखते हो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C4H10O को, है ना। देखो यहाँ पे 4 C हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके यहाँ पे H कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 10 H है और 1 O है ना। तो सेम ही है। तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिखते हैं हम, इस पूरे को मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 10 और 1 में OH है तो इसको लिखते हैं हम OL। क्या लिखते हैं, इसका सरफिक्स OL होता है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, है ना, ब्यूटेनॉल। इसको ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं और ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला आपका ये OH यहाँ पे भी आ सकता है ना। इसको यहाँ पे ना हटा के यहाँ लगा दें और एक H हटा के यहाँ लगा देंगे ऐसे। ये जो CH2 है उसको CH से लिख दें, है ना, और ये OH यहाँ जुड़ जाए तो तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तब ये 2 पोजीशन में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि CH3 को हटा दें यहाँ से, है ना, इस CH2 को उठा के इसके ऊपर लगा दें जो पहले वाले में था, ऐसे, ठीक है। ये CH2 को उठा के यहाँ लगा दें तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तब इसमें क्या होगा, 2 पे जुड़ गया आपका मैथाइल, है ना, 2 मैथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1। देखो नंबरिंग करोगे ना पहले, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 2 पे जुड़ा हुआ है क्या, मैथाइल, 2 मैथाइल। और 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोपेन 1 ऑल, 1 पे OH जुड़ा हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं हम दूसरे वाले में जो हमने किया था, इस CH2 को उठा के इसके ऊपर लगा दें तो कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा। देखो तो ये बन गया आपका, ठीक है, CH2 CH3, तो CH3 CH2 और ये OH। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 पे जुड़ा हुआ है क्या, एक मैथाइल, ठीक है, और मेथ एथ प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आईपीएसी नेम आप लिख सकते हो। तो 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग करना है इसके। यहाँ पे क्या करना, 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ है मैथाइल और मेथ एथ प्रोप आ गया और 2 पे OH तो OL आ जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल आ रखा है कि PB गिव्स Pb+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, Ag गिव्स Ag प्लस E इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। और यहाँ पे E की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.13 वोल्ट और E प्लस की वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट। सेल EMF लिखनी है पहले, तो इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है और फिर इसका EMF निकालना है, यानी सेल रिएक्शन और EMF कैलकुलेट करना है आपको। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो PB से किस में कन्वर्ट हो रहा था, Pb+2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, PB से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Ag+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है तो ये कन्वर्ट हो गया Ag में, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे Ag+ 1 है मगर यहाँ पे इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आया आपके यहाँ पे, ठीक है। एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मगर 2 हैं तो इसको भी 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 Ag में कन्वर्ट हुआ है जिसका रिडक्शन हो रहा है। अब आप इसकी कंबाइंड रिएक्शन कैसे लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दोगे तो Pbs
और 2Ag+ बन जाएगा, और इधर Pb+2 और Ag बन जाएगा। अब इसका तो फर्स्ट पार्ट हो गया, वो यही है कि उसकी सेल रिएक्शन लिखनी थी, उसके बाद EMF निकालना था। तो EMF कैसे निकालोगे, E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड यानी जो रिडक्शन है, देखो क्या हो रहा है, Ag+ से Ag में जा रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है उसका रिडक्शन। तो ये तो वैल्यू दे रखी है। अगला वाला आपको दे रखा था Pb+2। देखो इसको भी हमें रिडक्शन फॉर्म में लिखना होता है, जो भी ऑक्सीडेशन होता है उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखना होता है। तो Pb+2 से Pb में कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। तो 0.080 माइनस, अब ये दोनों वैल्यू ना क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, ठीक है, किसके लिए, कैथोड के लिए, और एनोड की जो वैल्यू है वो दे रखी है दोनों। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे रखो और इसको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे, समझाइए कि लोहे पे जंग लगने का कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल को माना जाता है। यानी लोहे पे जो कोरोजन होता है ना, वो कोरोजन जो होता है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बनना, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है, इसलिए वहाँ पे कोरोजन आपका हो रहा है। वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि लोहे पे जंग लगने का कारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल का बनना होता है। यानी जैसे किसी लोहे पे जंग लग रहा है मान लो यहाँ पे, तो ये माना जाता है कि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका बन रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या है, जंग लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो लोहे पे जंग लगता है ना, वो एक वैद्युत रासायनिक सेल का बनना ही है। क्योंकि क्या ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही रिएक्शन होती है। यानी जहाँ पे आपका जंग लग रहा है लोहे में, वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होती हैं। क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होती हैं। तो इसलिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी दोनों ही रिएक्शन होती है आपके कैथोड में, क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर हम एनोड की बात करें, तो जो हमारा आयरन होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। और मगर यहाँ पे 2 Fe है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके। तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो 4H+ आयन होते हैं आपके, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आया आपका, 4H+ है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H2O के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये होता है यहाँ पे आपका रिडक्शन। तो जब आप इन दोनों रिएक्शन को मिलाओगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन काट देना, इसको उतार देना, इसको उतार देना, इसको उतार देना, तीनों उतार दिए, उसके बाद ये उतार दिया, है ना, और H2O उतार दिया। अब यहाँ पे 2 कहाँ से आया इसके आगे, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जैसी ये रिएक्शन होती है उसके बाद जो है, ये जो फेरस आयन होता है, ये जो Fe+2 है, ये क्या करता है, इस प्रकार लोहे पे क्या वैद्युत रासायनिक कोशिका बन जाती है। यानी जो आपकी आयरन है, ठीक है, उस पे क्या होता है, यहाँ पे कोशिकाएं बननी स्टार्ट हो जाती है, यानी वैद्युत रासायनिक कोशिकाएं यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ये रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट फिर से ऑक्सीजन के जैसे कांटेक्ट पे आएगा, तो उससे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरिक मतलब Fe+3 में। अभी ये तो Fe+2 में था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2Fe+ है, ये H2O और O2 के साथ कंबाइन होकर Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, फेरिक आयन है, ठीक है। और साथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स आप लोगे, 2H2O लोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, N लोगे तो NH2O आ जाएगा, और साथ में आपका जो है H+ आयन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका जो जंग लगता है ना, जो कोरोजन जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये H+ कहाँ से आया, ये H+ ये है, ठीक है, 4H+। बाकी ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ चले गए, आयरन के साथ चले गए आपके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश संक्रमण तत्व जो होता है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, कारण से समझाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवा दूंगा। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में डिफरेंस आप लोग लिख लेना, मैंने ये पुराने वीडियोस में भी करवाया है। और लैंथेनाइट अंकुंचन यानी संकुंचन बोलते हैं इसको, और लैंथेनाइट आकुंचन के कारण भी बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी पिछली ही उसमें जो अभी पेपर सॉल्व कराया था उसके अंदर ये करवाया था, ठीक है। तो आप ये वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक।
तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिए, 2-3 बार। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, ये कर लेना आप लोग, और या तो पुरानी वीडियोज़ में जाके देख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि संक्रमण तत्व यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें ये 2 ऑर्बिटल्स आती हैं, है ना, लास्ट में n-1 इंटू डी और ns, ठीक है, यानी इसकी d और s ऑर्बिटल आती है लास्ट में। अब जब ये इनके बीच में एनर्जी का गैप ज़्यादा नहीं होता, तो यानी ये s साइड से भी बॉन्ड बना लेता है, d से भी बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ज़्यादा शो करते हैं। बाकी आपको पता है डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कभी 2 ही होगा, कभी 3 हो गया, तो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए भी ये क्या करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है 25 क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जिसकी परसेंटेज इतनी देर की है, ठीक है, कार्बन है वो, और हाइड्रोजन जो उसकी परसेंटेज इतनी है, और बाकी जो शेष बचा 100 में से जो बचा वो आपका क्या, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका यौगिक का आणविक द्रव्यमान दे रखा है यानी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 86, और बोला है कि यह टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, यानी ये टॉलेन रिएजेंट को क्या होता है, रिड्यूस नहीं करता, जो भी ये कंपाउंड होगा, ठीक है। परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये योगात्मक अभिक्रिया देता है। अगर हम इसकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करें तो ये क्या एडिशन रिएक्शन शो करता है। आइडोफॉर्म्स ईजिली दे देता है, ठीक है, और प्रबल ऑक्सीकरण करने पर एथेनोइक और प्रोपेनोइक अम्ल देता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एथेनोइक या प्रोपेनोइक अम्ल देगा, एसिड देगा। तो आपको ए की संभावित संरचनाएं बतानी, यानी ए जो है वो है क्या हो सकता है आपका, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन आपको कितने परसेंट दे रखा था, इतना है, हाइड्रोजन इतना परसेंट, तो बाकी कितना बचा, ऑक्सीजन। तो 100 में से मैंने क्या करा, इन दोनों को माइनस करा, 69.72 माइनस 18.6। तो जब आप 100 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, सॉरी 18 पॉइंट नहीं, 11.63 मैंने माइनस करा, तो जब माइनस करेंगे तो 18.6 बचेगा परसेंटेज में। और कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद इनका सिंपल रेशो, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या निकालते हैं, इनका सिंपल रेशो क्यों निकालते हैं, जैसे 5.8 है तो इसको हम डबल, जैसे 5.8 है तो इसको हमने ले रखा 5। अच्छा, इसका सिंपल मोल रेशियो कैसे निकालोगे, जो इसमें सबसे छोटा होगा तीनों में से उससे डिवाइड करेंगे तीनों को। तो देखो 1.16 सबसे छोटा है ना, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी 1.16 से, जो सबसे छोटा होगा। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 10 ये आएगा, ये 1 आएगा, तो इसको मैं 5 ले लूँगा, इसको 10 और इसको 1, ठीक है। अब जो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, मूलानुपाती सूत्र जो बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो वो कैसे बनेगा, C क्या आगे क्या है 5, तो C5, H के आगे क्या है 10, तो H10, ऑक्सीजन के आगे कितना है 1, तो ऑक्सीजन A क्या आएगा, C5H10O, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा यानी आणविक द्रव्यमान होगा वो भी सेम यही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो वेट दे रखा, इम्पेरिकल फॉर्मूला का जो वेट आया 58 वो भी यही आया, और मॉलिक्यूलर वेट जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था वो भी 86 दे रखा था। यानी इम्पेरिकल वेट कैसे निकालते हैं, इससे निकालेंगे, C5 है ना, C5H12 है ना, इस तरीके से। तो C5 ये था ना आपका, H10O11, तो यहाँ पे कैसे निकाला इसका, 5 तो C है तो C पे होता है 12, 1 होगा तो 10 ऑक्सीजन हो गए, और ये होता है कितना 16, तो इन सबको ऐड करोगे तो 86 ही आएगा। तो इसका भी 86 है इम्पेरिकल फार्मूला का भी, तो n क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला बटे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इन दोनों को कट करोगे क्योंकि दोनों सेम है 86 और 86, तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1,
तो यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी इक्वल बनेगा। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? वो होता है n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 1 है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा जो है C5H10O है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो C5H10O आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम आ गए। ठीक है, अब आपको पता करना है इसमें कि ये जो बना है वो है क्या। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसने बोला था कि NaHS सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, और जब ये रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला वो तो दोनों का सेम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि एक जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि ये जो कंपाउंड होता है वो NaHS से यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी NaHSO3 हो गए, NaHSO3। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करके एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी NaHSO3 के साथ रिएक्शन करता है या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कीटोन है, क्या है कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड हो, तो या तो एल्डिहाइड होगा कीटोन होगा। अब यहाँ पे हमने कीटोन ही क्यों लिया, एल्डिहाइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने बोला था टॉलेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यानी इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है आपको, बिकॉज इट नॉट रिएक्ट विद टॉलेंट रिएजेंट सो कैन नॉट बी एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता आपका, तो एल्डिहाइड नहीं होगा तो इसका मतलब कीटोन होगा। अब इस शुड बी कीटोन, तो कीटोन होना चाहिए। अब कीटोन की जब आपने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन इसने शो कराया। ठीक है, और उसने बोला था एंड इट इज़ मिथाइल कीटोन, तो इसका मतलब ये मिथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैथाइल कीटोन होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये जब ग्रुप होता है कीटोन के अंदर तभी ये क्या करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यानी ये मैथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैथाइल कीटोन, यानी इस तरीके से होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तभी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये जो ग्रुप हो, ये जो कंपाउंड होगा वो होगा ये। ठीक है, अब CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट कैसा होगा? 3I2 + 4NOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? CHI3 यानी आइडोफॉर्म बनेगा, और कैसा, उसकी येलो PPT होगी, यानी पीले रंग की प्रतिच्छेद बोलते हैं ना उसको। ठीक है, वो आपको प्राप्त होंगे यहाँ पे। और जो बाकी कंपाउंड होगा CH3 CH2 CH2 COONA और NaI और H2 बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे इसने आइडोफॉर्म टेस्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो A है वो आपका क्या है, कीटोन ग्रुप है। ठीक, उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कीटोन ग्रुप है वो। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, किससे? C4C5H10O से। ठीक है, ये ग्रुप। अगला क्वेश्चन क्या था आपके पास कि कार्बोनिल समूह की संरचना को समझाना है और क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है आपको, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन जो है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो है कार्बोनिल ग्रुप का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो आपको बताया था मैंने C डबल बॉन्ड O जहाँ पे भी होगा उसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। अब यहाँ पे आपका देखो एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है ये। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो अगर यहाँ पे दोनों ही R आ जाए, जैसे R' और R लिख दिया तो ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमने क्या करा, R और H लिख दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ ऐड हो आपको पता है दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पे ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है आपका। ठीक है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका। कार्बन में यहाँ पे कितने, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा 3 पाई हो गया आपके। जो इसका संरचना होती है वो त्रिकोणीय सैब समतलीय होती है, यानी ट्राइगोनल कोप्लेनर होती है। ठीक है, कोण जो होता है यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे।
ठीक है। बाकी एल्डिहाइड ऐसे बनता है, इसका कीटोन ऐसे बनता है, यानी एक एच आएगा तो एल्डिहाइड, एक आर और एक एच आएगा तो एल्डिहाइड, और एक दोनों आर होंगे तो कीटोन। ठीक है। अगला आपसे पूछा था क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, जैसे आपका मान लो कोई एल्डिहाइड है, तो उसमें जब आप हाइड्रोजन और ZnHgHCl के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे ना, तो ये 4 H यहाँ पे जाके जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3, ठीक है। और 2 यहाँ पे गए और 2 H और H2O बन गया यहाँ पे, है ना, 2 H यहाँ बचे और एक O, ये H2O इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो ये कैटलिस्ट जरूर याद रखना है यहाँ पे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद H इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ZnHg कैटलिस्ट एंड रिड्यूस टू एल्केन। तो ये एल्केन में कन्वर्ट होते हैं, किसमें, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। ऐसी आप कीटोन की भी करा सकते हो। कीटोन के साथ आपने 4H की क्या कराई, रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो चारों H यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 H यहाँ जुड़ गए, है ना, CH2 हो गया, और ये 2 H O के साथ निकल के H2 बन गया। ठीक है। अगला है कि छद्म एक आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। और इसको आप जो बोलते हैं सेडू मॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको बोला जाता है, या सेडू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोला जाता है, तो ये अलग अलग नाम से आपके आ सकती है। ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेडू रिएक्शन, सेडू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और सेडू मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो 3 नाम से ये आपकी आ सकती है। तो इसमें होता क्या है, आपकी जो रिएक्शन होती है वो होती तो हायर ऑर्डर की है, मगर एक्सपेरिमेंट के बाद हमें वो पता लगता है कि वो क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होती है उनको हम सेडू रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में छद्म बोलते हैं। ठीक है। अब जैसी एक एग्जांपल है, अब ये देखो है तो ये सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इसमें देखो ये और ये 2 हैं, तो दोनों की पावर 1 1 हो जाएगा, मगर है तो ये सेकंड ऑर्डर, मगर लगती है हमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो होता है वो एक्सिस में होता है, और एक्सिस में होने के कारण ये इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो जब हम इसको लिखेंगे ना, इसका रेट कैसे लिखेंगे, देखो रेट कैसे लिखते हैं हम लोग, जो भी रिएक्टेंट साइड का जो कंसनट्रेशन होती है उसका ऐसे लिखते हैं, है ना। ये ईस्टर है तो इसको ईस्टर लिख देंगे, ईस्टर की पावर 1, और फिर H2O है तो H2O लिख देंगे। मगर ये वाटर जो होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी पावर 1 ही है केवल, है ना। तो इस K और H2O को मैंने K डैश लिख दिया, तो EST ईस्टर बनेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करेगा, और जबकि ये ज़्यादा ऑर्डर की है आपकी। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम सेडू रिएक्शन। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रभावी टक्कर के लिए परमाणु अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक है। इस न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तो इसको सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है इसको। ठीक है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोला जाता है। तो आपको पता है कि जो भी आपका रिएक्टेंट होते हैं उनकी पावर्स का जो सम होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो A से B बना आपका, है ना, तो अगर मैं इसका रेट लिखने जाऊँगा तो कैसे लिखूँगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A 1। तो ये जो इसकी 1 पावर है इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो यहाँ पे B भी आ जाए कोई और उसकी पावर 2 हो जाए, तो 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3। तो इस थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। तो जो भी पावर होगी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आएगी वो उनका एडिशन होता है, क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके पूरे, जो ये जो पेपर था आपका सेकंड पार्ट जो हम कर रहे थे आज, केमिस्ट्री का B पार्ट। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर कर लेना, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है। तो बाकी हम जो देखेंगे इसके बाद करेंगे नेक्स्ट पेपर होगा आपका। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।